सोचो, एक ऐसा पायरेट था जिसका गोल वन पीस या लाफ्टेल तक पहुंचना नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को हासिल करना था। एक ऐसा बंदा जो होलीलैंड के सबसे सीक्रेट रूम ऑफ फ्लावर्स तक घुस गया था, जहां तक गोल्डी रजर भी नहीं पहुंचा, जिसने खुद इमू को फेस किया, पिस्तल ले धमकी दी, मैं वापस आऊंगा और पूरे वर्ल्ड को ले जाऊंगा, ऐसा कहा। और इस बंदे का नाम था रक्स डीजेबेक। हाँ, वही जिसका नाम गॉड वैली इंसिडेंट के पीछे छुपा था, जिसके अंदर में व्हाइट गर्ट, शकी, स्टसी, वांगजी और काफी फ्यूचर लीजेंड्स एक साथ थे। लेकिन क्या यह सब उसका क्रू था, या सिर्फ एक टेम्परेरी गैंग? और उसका असली प्लान क्या था? क्या उसने सच में वर्ल्ड को हिला दिया था, या यह सब उसके डाउनफॉल की शुरुआत थी? इस इंसन ओरिजिन स्टोरी को मिस मत करना। यह है वन पीस का सबसे बड़ा फ्लैशबैक रिवल। तो फाइनली वन पीस चैप्टर 1155 आ चुका है, जिसका नाम है रॉक्स पायरेट्स। यह चैप्टर टोटल 17 पेजेस का है। कलर स्प्रेड के 2 कलर पेजेस और 15 बाकी नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट पेजेस। कलर स्प्रेड में हम लोग देख सकते हैं कि स्ट्रोयर क्रू एक शहर में है, जो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक लकड़ी के लैडर पर वॉक कर रहे हैं, और यह चैप्टर वही शुरू होता है जहां पर लास्ट खत्म हुआ था। मतलब जब लोकी रक्स से कहता है कि तुम एल्बा में हो, लेकिन वह साथ में यह भी बताता है कि हेरल एक्सपीडिशन पर गया है। और रक्स को देखकर लोकी काफी शॉक्ड था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि उसने किसी छोटे साइज के इंसान को देखा है। फिर रक्स उससे उसका नाम पूछता है। फिर रक्स डिमांड करता है कि लोकी घर जाए और अपने फादर को बुला के लाए, क्योंकि उसके जख्मों का इलाज होना जरूरी है। लेकिन लोकी कहता है, तुझे क्या लगता है मेरा बाप मेरे छोटी मोटी चोटों के लिए वापस आएगा? और तू होता कौन है मुझे ऑर्डर देने वाला? तू खुद तो एक विकलिंग लगता है। और ऐसा कहकर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन रक्स भी अपने स्वॉर्ड से उसका अटैक काउंटर करता है, जिससे लोकी और भी घायल हो जाता है। और रक्स उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओ नो, लोकी को तो सीरियसली चोट लग गई। फिर नरेटर बताता है कि रक्स के स्वॉर्ड अटैक से आसपास की चीजें ऐसे उड़ जाती है जैसे किसी जॉइंट हैमर या कैनन ब्लास्ट से उड़ती है। फिर उस इंसिडेंट के 8 साल पहले का एक फ्लैशबैक शुरू होता है, जो कि रेवरिका है। पांगिया कैसल के सोल्जर्स रिपोर्ट करते हैं कि 5 किंग्स पर अटैक हुआ है और उन्हें एक बड़े से ब्लैक कपड़ों वाले आदमी ने किडनैप कर लिया है। उसके बाद हम इमू को रूम ऑफ फ्लावर्स में देखते हैं। इमू कहता है, इन मामूली किंग्स की जान के बदले तुम मुझसे नेगोशिएट नहीं कर सकते। तो रक्स कहता है, मुझे पता है, लेकिन होलीलैंड तो अब तक एक कंप्लीट मिस बन चुका है। और फिर हम देखते हैं कि रक्स तो इमू के पास ग्राउंड पर बैठा है और उसके हाथ में एक पिस्तल भी है, और वहां पर एक लेडी सर्वेंट भी है जो गुखो जैसी दिखती है। उसका आउटफिट नन जैसा है और मुंह पे मास्क है। और जब रक्स इमू को धमकी दे रहा था तो इमू उसे गुस्से से देखता है। फिर नरेटर बताता है, पहली बार कोई होलीलैंड के सबसे गहरे हिस्से यानी रूम ऑफ फ्लावर्स तक पहुंचने में सफल हुआ है। उस आदमी ने खुद को एडमायरर ऑफ डेविड जोन्स बताया, लेकिन उसने बस यही किया क्योंकि उसे पता था कि वह क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। लेकिन जाते जाते भी वह कुछ बोल जाता है। रक्स कहता है, एक दिन मैं वापस आऊंगा यहीं पर। उसके बाद रक्स और हेरल्ड मारी जॉस से भागते वक्त टकरा जाते हैं। फिर एक एपिक डबल पेज में हमें दिखाया गया है कि दोनों ने एक दूसरे पर अटैक किया। उनका कॉन्करेंस हॉकी क्लैश एग्जैक्टली रजर वर्सेस व्हाइट बियर्ड या लूफी वर्सेस काडो जैसा था। उनकी स्वॉर्ड एक दूसरे को छुई भी नहीं थी। फिर नरेटर बताता है, उन दोनों का क्लैश इतना इंटेंस था कि 5 किमी रेडियस में जो भी लोग थे ना सब वाइप आउट हो गए, और लड़ते वक्त ही उन्होंने एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर इस शॉर्ट क्लैश के बाद वह दोनों साथ में वहां से भागते हैं, और क्योंकि हेरल्ड हो चुका था तो वह रक्स से पूछता है कि एल्बाप किस साइड है। रक्स कहता है कि अगर वह दोनों बच गए तो फिर मिलेंगे। लेकिन हेरल्ड कहता है कि वह कभी किसी विलेन से दोबारा नहीं मिलना चाहता। और ऐसा कहते ही हेरल्ड रेड लाइन से कूद जाता है, और उसका पागलपन देखकर रॉक भी शॉक हो जाता है। फिर नरेटर बताता है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बावजूद मारी जॉर्ज में जिसे रक्स ने अटैक किया था ना, वो एडमिरल फाइनली मर गया। इस वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट ने रक्स के ऊपर एक ह्यूज बाउंट लगा दी। रक्स का वांटेड पोस्टर भी दिखाया गया है, लेकिन बाउंट अमान नहीं दिखाई गई है। कुछ टाइम बाद रक्स एक शिप पर अटैक करता है जो हेवनली ट्रिब्यूट मारीज ले जा रही थी। उसने इवन एक गेट ऑफ जस्टिस भी तोड़ दिया ताकि वह एस्केप कर सके,
और जब शिप और पैसा उसके हाथ में आ गया तो रक्स ने अपना पायरेट करियर स्टार्ट किया। अगले कुछ सालों तक उसके टारगेट सिर्फ परेड शिप्स ही थे। उसने देवी बैकअप फाइट जैसे गेम्स भी खेले नए क्रू मेंबर्स को ज्वाइन करवाने के लिए। लेकिन तब तक रक्स ने अपना ऑफिशियल पर पायरेट क्रू फॉर्म नहीं किया था। वो बस विलन्स का एक गैंग था जो रक्स को फॉलो करता था। फिर हम फ्लैशबैक के प्रेजेंट में वापस आते हैं, यानी 48 ईयर्स पहले, और एक अमेजिंग डबल स्प्रेड में दिखाया गया है कि रक्स और उसके 6 क्रू मेंबर्स ऑरेस्ट कैसल में हेरल्ड और लोकी के साथ खाना खा रहे हैं। लोकी एक बेड पर लेटा होता है और पूरा बैंडेजेस से लिपटा है। जैसे हेरल्ड को पता चलता है कि लोकी इंजोर है, वो तुरंत अपने एक्सपीडिशन से वापस आता है। लोकी काफी हद तक ठीक हो चुका होता है, लेकिन हेरल्ड उसे कहता है कि दोबारा अंडरवर्ल्ड में मत जाना, जो सुनकर लोकी इमोशनल हो जाता है। उसे खुशी होती है कि उसका फादर उसके लिए वापस आया। रक्स चाहता था कि हेरल्ड उसे ज्वाइन करे क्योंकि उसे पता था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने हेरल्ड की सारी रिक्वेस्ट इग्नोर कर दी थी। लेकिन हेरल्ड यह कहकर मना कर देता है कि अगर उसने ऐसा किया तो बाकी नेशंस का उस पर से भरोसा उठ जाएगा। फिर हेरल्ड रक्स के क्रू मेंबर से पूछता है कि वह लोग उस आदमी को फॉलो क्यों कर रहे हैं। तो शकी कहता है, फॉलो किसको? इस इडियट को मुझे हंसाओ मत यार, हम सब अपनी मर्जी से यहाँ है। अगर रक्स कल मर भी जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टी कहती है, एग्जैक्टली, लेकिन उसके प्लान में कुछ तो बात है। मुझे तो इसमें अमीर बनने का एक मौका दिख रहा है। मार्न कहता है, क्या तुमने हाचिनोसू के बारे में सुना है, जिसे आइलैंड ऑफ एग्जाइल भी कहते हैं? पायरेट आइलैंड वही आइलैंड जहां हर कंट्री अपने सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स को भेजती थी, जिन्हें उनके खुद के प्रोसेस पर हैंडल नहीं कर पाते थे। उस आइलैंड पर खाने के लिए कुछ नहीं था, जहां लोग सिर्फ मौत का इंतजार करते थे। लेकिन हाल ही में उन्हीं क्रिमिनल्स ने वहां पर अपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाने स्टार्ट कर दिए। तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? उस आइलैंड के नीचे गोल्ड के वेस मिले थे। एक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन ने यह बात पकड़ ली और उन क्रिमिनल्स की हेल्प की ताकि वह लोग अमीर बन सके। अब यहाँ पर व्हाइट बियर्ड, वांगजी और गांजुई भी होते हैं। और गांजुई वही बड़ा आदमी है जिसे हमने गॉड वैली में आर्मर पहने देखा था और जो थ्रिलर बार्क मेमोरिया के ज़ॉम्बीज में भी था। डॉन मार्न एक गैंगस्टर है जो विटो कार्लन टाइप इंस्पिरेशन है। शायद वह बेगे का फादर हो सकता है। वांगजी की शक्ल करीबू ब्रदर जैसी है, तो हो सकता है कि वह उनका बाप हो। रक्स एक बार फिर हेरल्ड को अपने साथ चलने को कहता है। लोकी चुपके से बेड से उठकर रक्स और हेरल्ड की कन्वर्सेशन सुन लेता है, और जब उसने रक्स के वर्ड्स सुने तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रक्स कहता है, मेरे साथ चल हेरल्ड, तू और मैं मिलकर अनबिटेबल हो जाएंगे। लेकिन हेरल्ड कहता है, बस करो, मैं एक नेशन का किंग हूं। रक्स कहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, चलो हम पूरी दुनिया ही जीत लेते हैं। और लोकी पूरी दुनिया को जीतने की बात से बहुत एक्साइटेड हो जाता है। और बाद में लोकी को यह भी रियलाइज होता है कि रक्स ने उसे बचाया था। फिर हम देखते हैं कि कई शिप्स हाचिनोसू के पास पहुंचती है और नरेटर बताता है कि यह 4 साल बाद यानी 44 ईयर्स पहले का सीन है। वो कहता है कि उस दिन के बाद 4 साल बीत गए और हेरल्ड हर बार रक्स का ऑफर रिजेक्ट करता रहा। और अब रक्स का प्लान फाइनली एग्जीक्यूट होने जा रहा है, उन लोगों के एलिट ग्रुप के साथ जो उससे एग्री करते हैं। तो रक्स कहता है, लेट्स गो बॉयज। और चैप्टर एंड होता है रक्स पैरेट के फ्लैग के पहली बार वेव होने के शॉट के साथ। और हाँ, नेक्स्ट क्विक ब्रेक है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।